अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो मई जून 2019 पेपर 21 का सवाल है। ठीक है जी। और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। ठीक है जी। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं मैं वो Ahmed and Raj are in partnership as retailers but have not maintained full accounting records. They have been advised to use a double entry system of bookkeeping. ठीक है जी। जब भी वो बोल दे भाई हैव नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो समझ जाइएगा आप लोग किस चीज़ का सवाल है ये आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। किस चीज़ का सवाल है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। टॉपिक का सवाल है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। उनको किसी ने एडवाइस किया कि आप लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इस्तेमाल करें। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है वो भाई। उसके बाद हमारे को जो सबसे पहला पार्ट जो हमें वो बोल रहा है जी स्टेट 3 एडवांटेजेस टू बिजनेस ओनर्स ऑफ यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात हो गई, आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों को सिंपली थ्योरी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो 3 बेनिफिट्स में क्या आ जाता है आपके पास, एक बेनिफिट आ जाता है जी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग इज ईजियर। ठीक है, या हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एक ही बात है। डिसीजन मेकिंग इज इजियर। ठीक है जी। उसके बाद एक और फ़ायदा क्या आ जाता है आपके पास, एक और फ़ायदा ये आ सकता है जी रिड्यूस एरर्स। रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस पॉसिबल एरर्स, एरर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये। ठीक है। और एक और चीज़ क्या आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप क्रिएट करते हैं उसमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेल्प्स इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेल्प्स इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक फ़ायदा ये हो गया। ठीक है जी। तो ये थ्योरेटिकल सी बात थी। ठीक है, 3 फ़ायदे क्या है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, एरर्स को रिड्यूस करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के सवाल में हमेशा 2 चीज़ें दिया करेगा। क्या 2 चीज़ें दिया करेगा आपको, बैलेंसेस दिया करेगा ओपनिंग क्लोजिंग और बैंक अकाउंट बना के दिया करेगा। ठीक है जी। अब इस सवाल में बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो ये लेफ्ट साइड को समझ लेते हैं ओपनिंग और राइट साइड को समझ लेते हैं क्लोजिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो सब भंड मार के आ जाते हैं अपने सवाल के अंदर जल्दबाजी के अंदर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने पेपर के अंदर सवाल जब कर रहे हो तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस एक दफ़ा आंखें खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, ओपनिंग ये वाली साइड है क्योंकि फर्स्ट में 2018 है और क्लोजिंग क्या है 30 अप्रैल 2019। ये सिर्फ एग्जामिनर ने आपको तंग करने के लिए इस चीज़ को लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आंखें खोल के पढ़िएगा अपने पेपर में सवाल को। अच्छा, मुझे क्या क्या चीज़ दे दी उन्होंने, मुझे इक्विपमेंट दे दी, मुझे मोटर व्हीकल्स एंड नेटबुक वैल्यू दे दी और मोटर व्हीकल्स के नीचे यहाँ पे कॉस्ट लिख दी, यानी मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट बता दी। फिर मुझे उसने इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड सेबल ट्रेड पेबल। अच्छा, जब भी किसी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, किसी इनकम का ओपनिंग बैलेंस दे दी, तो आप लोग समझ जाइएगा इसका एक टी अकाउंट बनेगा, यानी वो पाप का अकाउंट बनेगा, यानी प्रीपेड अक्रूड वाला जो अकाउंट होता है वो वाला अकाउंट बनेगा ताकि इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकें। अच्छा जी। उसके बाद उसने हमारे को क्या दे दिया, उसने कैश के बैलेंसेस दे दिए। ठीक है, उसने उसके बाद हमें उसने क्या दे दिया, समरी ऑफ द पार्टनरशिप बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल, यानी जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आई, यानी एक तरीके से बैंक अकाउंट ही बना के दे दिया लेकिन वर्टिकल फॉर्म में बना दिया। तो ये भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में बैंक अकाउंट बना के दे दिया। ये मैं रिसिप्ट्स देख सकता हूँ, ये मैं सारी की सारी क्या देख सकता हूँ, पेमेंट्स देख सकता हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल परचेजेज एंड सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। सारी परचेजेज और जो भी सेल्स हुई हैं आपके पास वो किस पे हुई हुई है, क्रेडिट पे हुई है। ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है द पार्टनर्स विश टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स पे आपने 5% प्रोविजन का परसेंटेज लगाना है। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर व्हीकल्स इज चार्ज एट 20%। ठीक है जी, क्या परसेंटेज है आपके पास, 20% है। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या पॉलिसी है आपके पास, स्ट्रेट लाइन मेथड पॉलिसी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मंथली बेसिस, और आप जो पॉलिसी है यानी डेप्रिशिएट करने की वो क्या है, मंथली पॉलिसी, यानी जितना चला रहे हो उतनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। ठीक है जी, एक बात हमें ये समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं ऑन 1 नवंबर अ मोटर व्हीकल विच हैड कॉस्ट, यानी इसकी कॉस्ट थी 7000 ऑन 1 मई 2016, यानी 1 मई 2016 को खरीदी थी। वॉज पार्ट एक्सचेंज, क्या करिए आपने, पार्ट एक्सचेंज करिए फॉर अ
new motor vehicle. The amount of the part exchange was $3,300. The balance of the purchase यानी balance जो बाकी के पैसे हैं of the purchase cost of the new motor vehicle 6,800 was paid by check. इसके कहने का मतलब यह आपके पास एक एसेट था जो आपने क्या कर दिया, पार्ट एक्सचेंज कर दिया। पार्ट एक्सचेंज कर दिया तो साथ में क्या किया आपने, दूसरा एसेट खरीदा है। यानी आपने एक एसेट खरीदा, आपने एक न्यू मोटर व्हीकल खरीदी है जिसको उसके पैसे कैसे अदा किए, एक एसेट पार्ट एक्सचेंज कर दिया और बाकी के पैसे आपने चेक के थ्रू दिए। तो जो एसेट आपने परचेज किया उसकी अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं तो उसकी कॉस्ट की अदायगी कैसे हुई है, 3,300 आपने क्या करें, पार्ट एक्सचेंज करें और बाकी के जो आपके पास पैसे थे कितने, 6,800, वो आपने किसके थ्रू दिए, चेक के थ्रू दिए। तो आपने ओवरऑल जो एसेट खरीदा है, मोटर व्हीकल खरीदी है, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो उसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई 10100। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एसेट जो खरीदा है उसकी कॉस्ट है आपके पास। ठीक है, उसके बाद बोल रहे जी देयर वर नो एडिशंस और डिस्पोजल्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इसका कहने का मतलब ये है जो इक्विपमेंट पड़ी हुई है वो आपने ना खरीदी है साल, ना कोई बेची है, जो पड़ी हुई थी उसी को आपने डेप्रिशिएट करा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने सवाल को समझ लिया, उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई थी। उसके बाद कह रहे जी बी पार्ट में सबसे पहली चीज़ आपको वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द न्यू व्हीकल। वो कह रहे हैं जी जो एसेट आपने बेचा तो नहीं है, पार्ट एक्सचेंज करा है, तो उसको डिस्पोजल कंसीडर करते हैं हम लोग। जिसको आपने पार्ट एक्सचेंज किया है उसका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल हमें बताएं कितना हुआ है। तो भाई आपने सिंपली क्या करना है, जो एसेट बेचा है ना, यानी जो एसेट पार्ट एक्सचेंज किया उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी वो निकालनी है। ठीक है, और फिर जितने का बेचा है सही है उसको लेस करके आपने बताना प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज़ ये हमने फाइंड आउट करना है कि हमने अपने एसेट को ख़रीदा कब था। तो जब हम एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ते हैं तो वो बोल रहे जी ऑन 1 नवंबर 2018 अ मोटर व्हीकल विच हैड कॉस्ट 7,000 ऑन 1 मई। तो मुझे पता चल गया जो एसेट परचेज कब हुआ है, एसेट परचेज हुआ है 1 मई को परचेज हुआ है। कौन सा वाला एसेट, पार्ट एक्सचेंज वाला एसेट। जो एसेट आपने पार्ट एक्सचेंज किया वो परचेज कब हुआ है, 1 मई 2016 को। ठीक है, तो मुझे पता चल गया जी 1 मई 2016 को। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी, मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी कि मैंने उसके कौन से अकाउंटिंग पीरियड में ख़रीदा। अकाउंटिंग पीरियड को ढूंढने से पहले अब मुझे फाइंड आउट करना है ना भाई, 13 से 14 में खरीदा है, 14 से 15, 16 से 17, फलाना ढमकाना एक्सेट्रा। मुझे फाइंड आउट करना है कौन से अकाउंटिंग पीरियड में खरीदा ताकि मैं फिर उसको डेप्रिशिएट करते हुए वैल्यू निकालूं उसकी। ठीक है, तो अगर मैं अपने सवाल में जाऊं, अगर मैं ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस की डेट्स देखूं तो 1 मई को स्टार्ट हो रहा है ईयर और 30 अप्रैल को एंड हो रहा है। मुझे एक बात पता है जी, 1 मई को मेरा ईयर क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है और 30 अप्रैल को मेरा ईयर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। 30 अप्रैल को मेरा ईयर ख़त्म हो रहा है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा साल है। ठीक है, ये मुझे अकाउंटिंग पीरियड ढूंढना है कौन से में खरीदा। अगर मैं अपना सवाल देखूँ, अगर मैं एडजस्टमेंट देखूँ उसमें उसने लिखा है 1 मई 2016। अब इत्तेफाक की बात ऐसी है कि हमारा जो ईयर स्टार्ट है ना और उसका जो महीना है वो 1 मई है। तो जब आपने खरीदा है ना तो आपने ईयर के स्टार्ट में खरीदा है। तो कब खरीदा, 1 मई 2016 में। तो 1 मई 2016 में खरीदा है तो इसका मतलब 16 से 17 वाले पीरियड में खरीदा है, 2017 में खरीद, 2016 से 17 में। इत्तेफाक की बात ऐसी है, इत्तेफाक की बात ऐसी क्या है कि ईयर स्टार्ट कब हो रहा था, 1 मई को, और खरीदा कब है एसेट, 1 मई 2016। तो ऑटोमेटिकली ईयर पता चल गया 1 मई 2016 को स्टार्ट हो रहा है और फिर एंड कब हो रहा होगा, 30 अप्रैल 2017। ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट में स्टार्ट है और 1 मई को ही ख़रीदा है तो ऑटोमेटिकली हमने ऐसे अकाउंटिंग ईयर फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है सवाल के अंदर 16 से 17। ठीक है जी, अब क्या पॉलिसी थी, कैसे डेप्रिसिएशन लग रही थी, डेप्रिसिएशन आपके पास लग रही थी स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रही थी। कैसे लग रही थी, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो और दूसरी बात क्या थी जी, मंथली पॉलिसी थी। क्या थी, मंथली पॉलिसी, यानी जितना इस्तेमाल किया उतना ही लगा। तो अगर मैं 16 से 17 वाले अकाउंटिंग पीरियड में बात करूं, हमने खरीदा ही कब है, 1 मई को। तो 1 मई को ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब पहले साल में 12 महीने चार्ज होगी। कैसे, अगर अगर मैं गिनूँ मई से लेकर अप्रैल तक तो ये 12 महीने बनते। तो पहले साल जिस साल खरीदा है उसी साल पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लग रही है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे लगता है, कॉस्ट पर लग जाती है डायरेक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे 7,000 इंटू 20%। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1400 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 मई दूसरा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आया होगा जो कहाँ से कहाँ तक का होगा, 2017 से कहाँ तक का होगा, वो 30 अप्रैल 2018 तक का होगा।
दूसरे साल तो ऑब्वियस सी बात है पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी होगी, क्योंकि 17 से 18 पूरा चला है, सही है। तो क्योंकि SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन क्या रहती है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कांस्टेंट रहती है। तो पहले साल 1400 आई थी, तो दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन में कितना आना था आपके पास, 1400 आना था। कितना आना था, 1400 आना था, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी करंट अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास क्या चल रहा है सवाल में, हमारे पास चल रहा है 1 मई 2018 और एंड कब हो रहा है 30 अप्रैल 2019। ये हमारे पास करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर साल आपने अपने एसेट को क्या किया, आपने एसेट को बेचा है, डिस्पोज ऑफ किया है, बेचा नहीं है सॉरी, पार्ट एक्सचेंज किया। वो कौन से साल में किया, 18 से 19, जो अभी करंट ईयर हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने कौन सी डेट को पार्ट एक्सचेंज किया, आपने इसको यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट को पढ़े, ऑन 1 नवंबर अ मोटर व्हीकल विच हैड कॉस्ट 7000 ऑन 1 में वॉज पार्ट एक्सचेंज। तो कौन सी डेट को किया, 1 नवंबर को। तो कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी, मंथली पे डेप्रिसिएशन लग रही है ना। तो जिस साल शुरू, जब साल शुरू हो रहा है नवंबर तक की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि कब कब चलाया होगा एसेट को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब नवंबर की डेट इसलिए नहीं आएगी, नवंबर का महीना मैं इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि पहली लिखी हुई है, क्योंकि पहली डेट है, सही है। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को मैंने 1 तारीख को एसेट को बेचा है, तो नवंबर का महीने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, डेप्रिसिएशन नवंबर के महीने में चार्ज नहीं हुई। तो कितने महीने हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने हो गए मेरे पास, 6 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन लगी है वो कितनी लगी होगी, तीसरे साल कैसे लगी होगी डेप्रिसिएशन, 7000। वंस अगेन 20% तो लगा ही होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कितने महीने की चार्ज हो रही है, 6 महीने की। तो 6/12 आ रहा होगा, 6/12। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन एक 1400 लग गई एक साल की, 16 से 17, 17 से 18 1400 लगी, और 18 से 19 जो करंट ईयर चल रहा था उसमें कितनी डेप्रिसिएशन लगी, 700 लगी। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन कितनी लग गई, इन सबको आपस में क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। 1400 एक साल की, 1400 दूसरे साल की, और तीसरे साल की आ गई आपके पास 700। तो इन सबका टोटल कितना बनेगा आपके पास, 1400 प्लस 1400 प्लस 700 आपके पास बन जाएगा 3500। कितना टोटल बना आपके पास, 3500। तो एसेट की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी मेरे पास एसेट की 7000। आज तक डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई इसके ऊपर, 3500। तो मेरे पास इसकी नेटबुक वैल्यू आ गई, कितनी नेटबुक वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी, 3500 इसकी नेटबुक वैल्यू आ गई। इन दोनों को आपस में लेस किया, तो कितने का पार्ट एक्सचेंज किया था मैंने, 3300 का पार्ट एक्सचेंज किया था। तो 3500 माइनस 3300, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मैंने 200 की वैल्यू से कम बेचा था। तो मेरे पास क्या हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। क्या हुआ है मेरे पास, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, सही है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द मोटर व्हीकल्स, यानी ओवरऑल जो मोटर व्हीकल्स पड़ी हुई हैं उन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, वो चीज़ मांग रहा है वो। तो वंस अगेन मेरी इनकम स्टेटमेंट का डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला लिखवाता हो तो मैं इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे निकालनी है, इनकम स्टेटमेंट वाली वर्किंग लिखवाता होता हूँ मैं। अब क्योंकि मेरे पास सवाल के अंदर ना स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो मैं ओरिजिनली क्या लिखवाता था, टोटल एनबीवी माइनस डिस्पोजल एनबीवी। मैं अपने सवाल में यही लिखवाता था ना। ये कब लिखना होता था, जब मेरे पास मेथड क्या लग रहा होता था, आरबीएम लग रहा होता था। क्या लग रहा होता था, आरबीएम लग रहा होता था। लेकिन अभी सवाल में मेरे पास क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है। क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है यहाँ पे। तो मेरे फॉर्मूले में छोटा सा चेंज क्या आ जाएगा, नेटबुक वैल्यू की जगह सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, कॉस्ट लिख दूंगा। नेटबुक वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस्ट लिख दूंगा। तो टोटल नेटबुक वैल्यू की जगह अब क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस डिस्पोजल की भी क्या आएगी, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। डिस्पोजल की भी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। एक ये वर्किंग थी, सही है। दूसरी वर्किंग क्या थी, जो एसिड परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी, परचेज किए हुए एसिड पे लगेगी। और जो तीसरी थी वो डिस्पोजल की थी, डिस्पोजल की क्या वर्किंग थी, जो इस साल डेप्रिसिएशन लगनी, यानी परचेज करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर कितनी चार्ज होनी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मैं यहाँ पे इसको अलग तरीके से हाईलाइट करके लिख देता हूँ। ये परचेज कौन सा वाला है, करंट ईयर वाला, जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन लग रही है, जो करंट ईयर आपके पास डेप्रिसिएशन लग रही है। ये डिस्पोजल कौन सा है आपके पास, जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन लग रही है, यानी जो अकाउंटिंग पीरियड अभी चल रहा है उसमें कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, वो वाली चीज़, ठीक है। सिंपली मैं अपने क्या करूँगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको फॉलो करूँगा।
टोटल कॉस्ट मैं कहाँ से देखूंगा, अपने सवाल से देखूंगा। तो टोटल कॉस्ट में देख सकते हो मोटर व्हीकल्स की ये दी हुई है ऑन 1 मई 2018 25,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, 25,000 थी। कितनी थी, 25,000। तो 25,000 माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट, डिस्पोजल की कॉस्ट मुझे पता है कितनी थी, 7,000 थी। कितनी थी, 7,000। तो ये 7,000 आ गई, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर किससे, परसेंटेज कितना था, 20%। परचेज किया हुआ एसेट, जो एसेट आपने इस साल परचेज किया है, तो जो एसेट मैंने परचेज किया तो उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे निकाल ली थी, 10,100। इस पर भी कितना लग जाएगा, 20% लग जाएगा। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या थी, जो एसेट मैंने डिस्पोज करा उस पर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 18 से 19 मेरा करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लग रही थी, बिल्कुल लग रही थी, क्योंकि पॉलिसी क्या थी, मंथली थी। तो कैसे कितनी लगाई थी हमने, ये वाली वर्किंग उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, यानी सिंपली 7,000 थी कॉस्ट, 20,000 लगा दी, लेकिन कितने की लगी उस पर डेप्रिसिएशन, 6 महीने की, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सिंपली इन तीनों को आंसर्स निकालूं और ऐड कर देता हूँ, यानी 25,000 माइनस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी 20%, ये आपके पास आ गया 3600। सही है, ये आपके पास आ गया कितना, 10100 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आपके पास आ गया कितना, 2020। और ये आपके पास वंस अगेन कितना आ गया, 700 आ गया। तो इन तीनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी, टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कैसे आ जाएगी, 3,600 प्लस 2020 प्लस 700। तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3,600 प्लस 20 प्लस 700। ये मेरे पास आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, 3600 प्लस 2020 प्लस 700, मेरे पास आ गया 6320। मुझे एक चीज़ चेक करनी है सिर्फ, 25,000 माइनस 7,000 मल्टीप्लाई बाई 20%। अच्छा, मैंने एक भंड मार दिया, एक भंड मैंने ये मार दिया, एक चीज़ मैं भूल गया। पॉलिसी क्या थी हमारी, मंथली पॉलिसी। तो जो एसेट परचेज भी करा ना उस पर भी पॉलिसी क्या लग रही होगी हमारे पास, मंथली लग रही होगी। पॉलिसी क्या लग रही होगी उस पर भी, मंथली लग रही होगी, ठीक है जी, मुझे याद आ गया। यानी यानी मैंने जो एसिड पार्ट एक्सचेंज करा है वो कब खरीदा है, 1 नवंबर को खरीदा है। कब खरीदा है, 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को मैंने इसको कैसे खरीदा है, 1 नवंबर को कैसे खरीदा, अगर मैं इसको पढ़ूँ, 1 नवंबर मोटर व्हीकल विच एट कॉस्ट, यानी जो एसिड था वॉज पार्ट एक्सचेंज फॉर अ न्यू मोटर व्हीकल। तो 1 नवंबर को एक एसिड को पार्ट एक्सचेंज किया, ऑन द अदर हैंड आपने एक एसिड को क्या खरीदा, साथ साथ खरीदा है, ठीक है। तो कब खरीदा, 1 नवंबर को। तो पॉलिसी क्या थी, मंथली पॉलिसी थी ना, तो पॉलिसी के मुताबिक इस एसिड की डेप्रिसिएशन नवंबर से लेके अप्रैल तक लगेगी, क्योंकि साल एंड तक लगेगी। नवंबर से लेके कहाँ तक चला होगा, अप्रैल तक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो गए। तो यानी ये जो कॉस्ट थी ना आपके पास कितनी, इस पर लगेगी अभी भी 20%, लेकिन क्योंकि पॉलिसी मंथली है तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है। कितने की लगेगी, 6 महीने की लगेगी। तो 10100 मल्टीप्लाई बाई 20%, और इसका निकाल लूँगा मैं 6/12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1010, ठीक है। तो ये 2020 नहीं आना था, ये आना था 1010। क्यों आना था 1010, क्योंकि पॉलिसी थी हमारे पास मंथली पॉलिसी, ठीक है। प्लस 700 प्लस 3600, ये मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी, 5310, ठीक है जी। आई होप ये वाली वर्किंग भी आप लोगों को समझ में आ गई हो, सही है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारे को, नेक्स्ट पे बोल रहा है हमारे को इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ गया सेल्स आ जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, सेल्स। लेस क्या करता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स करता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ लेस करता हूँ मैं अपने पास से, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है ना, तो मुझे सेल्स निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ता है और ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के टॉपिक पे निकालने के लिए सेल्स और परचेजेस के लिए मुझे ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट और ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाने से पहले मुझे पता है इसका बैलेंस पीडी कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या फॉलो करूँगा, अपना फॉर्मेट फॉलो करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, इसका बीडी आ जाता है। इसका बीडी अगर मैं देखूँ तो ये दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंसेज में। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कितना ओपनिंग बैलेंस है, 3260 ओपनिंग बैलेंस है। कितना, 3260। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, फॉर्मेट के मुताबिक रिसिप्ट्स आ जाती हैं।
रिसिप्ट्स मैं देख सकता हूँ डेबिट साइड पे दी हुई क्रेडिट कस्टमर्स की 57900 57900। उसके बाद किसके बारे में बात करें, बैलेंस सीडी के बारे में बात करें। बैलेंस सीडी दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ है हमारे को 3790 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3790। मैं इनको क्या कर दूंगा, टोटल्स कर दूंगा इनके, सही है। और यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 57900 प्लस 3790 ये मेरे पास आ जाएगा 61690 आ जाएगा मेरे पास। ये कितना आ जाएगा 61690। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 61690। इसको मैं लेस कर दूंगा यहाँ पे, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी -3260। तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ गई कितनी 58430 58430। इसी तरह ट्रेड सेबल्स का जैसे मैंने अकाउंट बनाया, इसी तरह मुझे किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसी तरह मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वंस अगेन इसका अकाउंट मुझे याद होना चाहिए, इसका फॉर्मेट मुझे याद होना चाहिए। इसका बैलेंस बीडी मुझे पता है कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। कहाँ आता है इसका बैलेंस, डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, सॉरी। तो इसका बैलेंस बीडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये रे बैलेंसेस, वंस अगेन ये क्लोजिंग है, ये रहा ओपनिंग। तो 4390 आ जाएगा इधर, ठीक है। 4390 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4390, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बात करूँ तो 4390, इसको सही तरीके से लिख दिया ज़रा मैंने। इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा मेरे पास, कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर इन्होंने मुझे, ये दिया हुआ है 4560। उसके बाद मुझे पता है पेमेंट्स आ जाती हैं। यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ मैं, पेमेंट्स आ जाती हैं। कितनी पेमेंट्स है, क्रेडिट सप्लायर, ये रही पेमेंट साइड पे मैं देख सकता हूँ क्रेडिट सप्लायर्स यानी ट्रेड पेबल को जो पैसा दे रहा हूँ वो 25800। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको टोटल्स करके मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, अपनी क्रेडिट परचेजेस निकाल लूँगा, ठीक है। क्या निकाल लूँगा, क्रेडिट परचेजेस। तो 25800 प्लस 4560 ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30360 -4390। तो मेरे पास परचेजेस भी आ जाएंगी, लेकिन क्या आएंगी, कौन सी आएंगी, क्रेडिट परचेजेस। क्या आएंगी, क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। 25970, ठीक है, 25970। अब अगर मैंने अपने सवाल को सही तरीके से पढ़ा हुआ होगा ना, तो मुझे एक चीज़ पता है उसने क्या बोला था, ऑल परचेजेस एंड सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। उसने क्या बोला हुआ था मेरे को, उसने मुझे खुद बोला था कि जो सेल्स और क्रेडिट, सेल्स और परचेजेस वो दोनों क्रेडिट पे हैं। तो क्रेडिट पे मैंने ये निकालनी है अपने पास, ठीक है। कहाँ से निकालनी है मुझे, मैंने अपने पास टी अकाउंट बनाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने क्रेडिट परचेजेस और ट्रेड पेबल के अकाउंट से निकाला और क्रेडिट सेल्स ट्रेड सेबल्स के अकाउंट से निकाला, ठीक है। ये आप लोगों ने भी ऐसे निकालनी है अपने पास, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अपने पास इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ फर्दर, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे परचेजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। और कोई चीज़ मेरे को दी हुई नहीं है ना इन्होंने काम की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। सेल्स कितनी मैंने निकाल ली थी अपने पास, क्रेडिट सेल्स मैंने अपने पास इधर निकालनी कितनी 58430। और क्रेडिट परचेजेस के बारे में बात करूँ तो वो कितनी निकाली 25970। और यहाँ से मैं ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूज उठा लूँगा। ये री ओपनिंग, अगेन भंड नहीं मारना आप लोगों ने, ये री ओपनिंग 6750 5470 मेरे पास क्लोजिंग है, सही है। सिंपली मैंने अब एज इट इज़ अपने फॉर्मेट में जाके इनको लिखना है, ठीक है जी। तो सेल्स मुझे पता है कितनी आ रही हैं, सेल्स मेरे को पता है कितनी आ रही हैं। सेल्स मेरे पास आ रही हैं 58430, 58430 आ रही थी सेल्स, सही है, ठीक, ठीक है जी। 58430। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी आ रही थी 6750 आ रही थी, 6750। परचेजेस मेरे पास आ रही थी 25970। क्लोजिंग मेरे पास आ रही थी कितनी 5470। इसको लेस कर दूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना 27250, सही है। ये सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा 31180, सही है। ये मेरे पास क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे अपने एक्सपेंसेस लिखने से पहले मुझे अपने पास थोड़े से और वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई थी, अगर आप किसी भी एक्सपेंसेस का ना ओपनिंग बैलेंस देख लें, जैसे वेजेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है
और मुझे रेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि आप लोगों को अपने पास इसकी वर्किंग कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? आपको अपने पास इसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक वेजेस का टी अकाउंट बनेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस के अकाउंट का। एक वेजेस का टी अकाउंट बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। क्या निमोनिक होता था? पाप, पी ए ए पी, यानी प्रीपेड ओपनिंग, अक्रूड ओपनिंग, ठीक है। प्रीपेड ओपनिंग, ओपनिंग, ये आपके पास क्या होती थी? अक्रूड क्लोजिंग होती थी। ये आपके पास क्या होती थी? प्रीपेड क्लोजिंग होती थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आता था? आईएस आता था। यहाँ पे आपके पास क्या आता था? पेड आता था, कि आपने पे कितना करा। अब सिंपली हमने क्या करना है? फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर अब वेजेस के बारे में बात करें, वेजेस क्या थी आपके पास? ओइंग थी। ओइंग ओपनिंग 1500 था, ओइंग क्लोजिंग 2300 था, यानी अक्रूड ओपनिंग और अक्रूड क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अक्रूड ओपनिंग आपको कितना दिया हुआ था? अब मैं सिर्फ ना फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना खुद दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे पता है अक्रूड ओपनिंग कहाँ पे आता है? क्रेडिट पे आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस बीडी, या अक्रूड ओपनिंग आप लोगों की मर्जी है। बैलेंस बीडी कितना? 1500 था ना बैलेंस बीडी, ठीक है। इसी तरह क्लोजिंग कितना था आप लोगों के पास? क्लोजिंग था मेरे ख्याल से 2300 था। कितना था क्लोजिंग? हाँ, ये रहा 2300। वेजेस विंग 2300, सही है। क्लोजिंग आपके पास अक्रूड क्लोजिंग कितना था? अब प्रीपेड नहीं तो मैं मिटा सकता हूँ, सही है। अक्रूड क्लोजिंग कितना था? अक्रूड क्लोजिंग था आप लोगों के पास 2300, सही है। क्लोजिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे। और पेड फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। पेड कितना आ रहा है मेरे पास? ये मैं कहाँ से निकालूँ? ये मुझे निकालना पड़ेगा अपने पेमेंट्स की साइड से। तो मैं पेमेंट्स अगर खोल के देखूँ तो ये वेजेस दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। ये पेमेंट्स में देख सकता हूँ, ये वेजेस दिया हुआ है 10,700। तो मैं पेमेंट्स वाली साइड पे क्या कर दूंगा? 10,700 लिख दूंगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा, ये इसको लेस करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10,700 प्लस 2300। ये मेरे पास कितना आ गया? 13,000 आ गया। कितना आ गया? 13,000 आ गया। ये भी कितना आ गया? 13,000 आ गया। इसमें से क्या कर दूंगा मैं? 1500 लेस कर दूंगा, तो मेरे पास वेजेस की इनकम स्टेटमेंट वैल्यू आ गई कितनी? 11,500 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 11,500। इसी तरह वेजेस का अकाउंट तो मैंने बना लिया। उसके बाद मुझे किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? अपने पास रेंट का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेंट की भी उसने क्या दी हुई है? वर्किंग मुझे दे दी। तो मैं रेंट का अकाउंट भी बना लेता हूँ अपने पास, सही है। यहाँ पे छोटा सा, सही है, रेंट का अकाउंट बन गया मेरे पास, सही है। अच्छा, इसका निमोनिक कैसे फॉलो होगा? इसका भी सेम निमोनिक मेरे पास फॉलो हो जाएगा, ठीक है जी। इसका भी, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है, तो मुझे इसका भी एक छोटा सा अच्छा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाऊँ इसका निमोनिक? मेरे पास क्या होगा? पाप होगा ना, पी ए ए पी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आईएस आ जाएगा। आईएस बोले तो इनकम स्टेटमेंट वैल्यू वैल्यू, सही है। अब मैं अगर सवाल में देखूँ, अपने बैलेंसेस देखूँ, तो बैलेंसेस में मुझे क्या दिया हुआ है? रेंट पेड इन एडवांस, ये क्लोजिंग है। रेंट पेड इन एडवांस ओपनिंग, तो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ ना, एडवांस बोले तो प्रीपेड। तो प्रीपेड ओपनिंग डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। और प्रीपेड क्लोजिंग आप लोगों के पास इधर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इधर 950 लिख देंगे, ठीक है। और इधर कितना लिख देंगे आप लोग? 1600 लिख देंगे क्लोजिंग, सही है। खुद ही लिख देंगे ना 1600। और पे कितना करा है? ये कहाँ से देखेंगे? पेमेंट से देखेंगे। तो पेमेंट साइड पे देखें, रेंट कितना पे करा है? 7,500 पे करा है। कितना? 7,500। तो 7,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 950 प्लस 7,500, ये कितना आ गया आप लोगों के पास? 8450। कितना आ गया? 8450। 1600 लेस कर दूँ? 1600 लेस कर दिया, 6850 मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? 6850 वैल्यू आ गई किसकी? रेंट की वैल्यू आ गई, जो मैंने कहाँ डालनी है? इनकम स्टेटमेंट में डालनी है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन की वर्किंग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वर्किंग है। इसको कैसे करें? सिंपली ट्रेड रिसीबल्स पे क्या परसेंटेज लगाना है? ट्रेड रिसीबल्स कौन से वाले? क्लोजिंग वाले पे लगते हैं हमेशा, सही है। तो ट्रेड रिसीबल क्लोजिंग कितने थे? 3790, सही है। तो 3790 पे 5% लगेगा, ठीक है। 3790 पे 5% लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोविजन आ जाएगा। 3790 मल्टीप्लाई में 5%, ये आ गया मेरे पास कितना? मेरे पास 189.5 आ रहा है, सही है। 189.5 आ रहा है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 190 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। 190 लिख सकता हूँ इसको। अब सिंपली मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अब मैं क्या बना सकता हूँ? अपनी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकता हूँ, सही है। तो मेरे पास एक्सपेंसेस की हेडिंग डाल दूंगा। इसकी हेडिंग डल गई है, एक्सपेंसेस की हेडिंग डल गई मेरे पास। मेरे पास क्या थी? वेजेस थी। वेजेस की एडजस्टमेंट करी है। रेंट थी। रेंट था मेरे पास, सही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकाला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था मेरे पास, ठीक है।
और चीज़ें देख लेते हैं और क्या थी। अच्छा, कैसे पेमेंट्स फाइंड आउट करें, क्या क्या पेमेंट्स, आप पेमेंट्स वाला सेक्शन देख लें सिर्फ। तो न्यू मोटर व्हीकल टू क्रेडिट सप्लायर, यानी ये तो पेमेंट है, ये एक्सपेंस नहीं होता। अब न्यू मोटर व्हीकल, आप अंदाज़ा लगाएं न्यू मोटर व्हीकल से क्या मतलब होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू ये रही। तो इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू सिंपली आपने उठा के क्या करनी है, लिख देनी, कितनी, 5310। उसी के साथ साथ मुझे पता है मोटर व्हीकल पे हमारे को क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, मोटर व्हीकल पे हमारे को लॉस हो रहा था। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू है, सही है, क्योंकि टोटल चार्ज बोलते हो, इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू बोल रहा है वो, सही है। तो मुझे पता है लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, सही है, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। और मुझे पता है डेप्रिसिएशन आनी है किसकी, डेप्रिसिएशन आनी है किसकी, मोटर व्हीकल की। अब मैं सिंपली, और मेरे पास क्या एक्सपेंसेस हैं सवाल के अंदर, जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एज इट इज़ आ जाएगा 2300, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में इसकी कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दी हुई। ठीक है, इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। अच्छा, और क्या चीज़, और एक चीज़ छोटी सी ये रह गई मेरे पास, इक्विपमेंट रह गई। इक्विपमेंट साल के शुरू में वैल्यू 20,500 थी, साल के एंड में कितनी होगी, 17,600। तो इसकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सिंपली इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, लेस कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि उसने यहाँ पे खुद बोला हुआ है नो एडिशंस और डिस्पोजल्स ऑफ इक्विपमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो साल के एंड में, साल के शुरू में ये वैल्यू थी, साल के एंड में 17,600 हो गई। क्यों इतनी हो गई, 17,600 कम क्यों हो गई, क्योंकि ऐसे डेप्रिशिएट हो गया। तो दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो इसकी डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगी। अब सिंपली मुझे सारे एक्सपेंसेस देख के लिखने हैं। वेजेस भाई इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू निकालिए 11,500, रेंट की भी निकाली 6,850, जनरल एक्सपेंस 2,300, बाकी डेप्रिसिएशन वाली वैल्यूज़ ये रही 5,310, 200, सही है। और प्रोविजन की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने निकाल ली, कितनी, 190 निकाली। अब सिंपली मैं अपनी क्या करूँगा, वैल्यूज़ जाके यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है, तो वेजेस की वैल्यू मैंने अपने पास कितनी निकाल ली थी, 11,500 निकाली थी, कितनी, 11,500। रेंट की वैल्यू मैंने अपने पास कितनी निकाली थी, 6,850 निकाली थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 190 था। लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का था, 200 का था। और अगर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल बोलूँ तो ये कितनी आ रही थी मेरे पास, 5,310 आ रही थी। और मेरे पास डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट भी आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट में मुझे पता है ओपनिंग वैल्यू क्या थी सवाल के शुरू में, 20,500 थी, 17,600 हो गई। तो 20,500 माइनस 17,600 कर सकता हूँ मैं सिंपली, 20,500, 20,500 माइनस 17,600, सही है। मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,900 आ जाएगा प्रॉबेबली। एक मिनट, 20,500 माइनस 17,600, ये 2,900 आ गया। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास कोई एक्सपेंस रह तो नहीं गया। मेरे पास जनरल एक्सपेंस लिखना भूल गया। जनरल एक्सपेंस कितना आ रहा था मेरे पास, 2,300 आ रहा था। सही है, जनरल एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 2,300 को मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ। इन सबको अगर मैं टोटल करूँ तो इन सबका टोटल मेरे पास आ जाएगा 29,250 आ जाएगा, 29,250। इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूँ, लेस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर दी ईयर। ठीक है, मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 1930। ये मेरे को प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमारे को सवाल में, उसके बाद बोल रहे हैं एक्सप्लेन वाई अ बिजनेस माइट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये सिंपली आपके पास क्या थ्योरी आ जाती है। तो जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पूछ ले भाई क्यों बनाते, तो दो चीज़ें इसके अंदर ज़्यादातर कोशिश करिएगा, लिखा करिएगा। एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लिख दें जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। इसी के साथ साथ आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहता है, सही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट लिख दिया। और तो क्यों भाई, अक्रूवल्स भी लिख सकते हो आप, सही है। ट्रेड रिसीबल्स ताकि ओवरस्टेट ना हो जाए, ट्रेड रिसीबल्स मे नो मे बी अंडर ओवरस्टेटेड, जिसकी वजह से आप क्या क्रिएट करते हो, प्रोविज़न क्रिएट करते हो। क्योंकि अब आपको पता नहीं होता ना कि बैड डेप्ट हो जाएगा या नहीं होगा, तो इस वजह से प्रोविज़न क्रिएट कर लेते होते हैं भाई, पहले से ही एस्टिमेशन लगा लो कि इतने लोग पैसा नहीं देंगे। सही, तो थ्योरेटिकल बातें थी, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अभी क्या था इस सवाल में, क्या चीज़ थी, सिर्फ डेप्रिसिएशन थी वंस अगेन। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के सवाल में भाई ये बैलेंसेस और से देखने हैं। ठीक है, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन वो टेस्ट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन की ये वर्किंग है
सही है, इसी तरीके से आप लोगों ने हार्ड वर्किंग को करना है, ठीक है जी। आई होप ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया, और जो नहीं आया प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।